राष्ट्र निर्माण। एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से एक सामंती एवं औपनिवेशिक समाज को आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित करना। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, पृष्ठभूमि। वैश्विक संविधानों का प्रभाव, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य, भारत के विभाजन का प्रभाव, ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर लाए गए संवैधानिक कानून, विशेषकर 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव। एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से एक सामंती एवं औपनिवेशिक समाज को आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित करना। पृष्ठभूमि। 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक आजादी प्राप्त हो गई थी, परंतु एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से हमें आर्थिक और सामाजिक आजादी भी सुनिश्चित करनी थी। भारतीय संविधान उस आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का साधन था। इसलिए जहां अन्य देशों के द्वारा एक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता, वहीं भारत में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की परंपरा है, 15 अगस्त 1947 तथा 26 जनवरी 1950। कैबिनेट मिशन योजना ने ही एक संविधान सभा का प्रावधान लाया था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आरंभ हो गई थी। परंतु विभाजन के कारण संपूर्ण प्रक्रिया रुक गई। लीग के सदस्य उससे बाहर हो गए तथा फिर संविधान सभा ने अपनी बैठक आरंभ की। 15 अगस्त की मध्य रात्रि में नेहरू के अभिभाषण के पश्चात दूसरे दिन इसकी बैठक आरंभ हुई। अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो भारत का संविधान संभवतः तृतीय विश्व का पहला प्रजातांत्रिक संविधान था। अतः भारत के संविधान निर्माताओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी एक प्रजातांत्रिक संविधान का गठन, और इनके सामने प्रारूप पश्चिमी देशों के संविधानों का था। 1. वैश्विक संविधानों का प्रभाव। विश्व का पहला संविधान ब्रिटिश संविधान था और ब्रिटेन का भारत से गहरा संबंध रहा था। इसलिए ब्रिटिश संसदीय परंपरा को अपनाया जाना बहुत ही स्वाभाविक था। किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत का भी आकार लगभग महाद्वीपीय था, साथ ही इसका चरित्र भी विविधतामूलक था। इसलिए इसने अमेरिकी संविधान से भी बहुत कुछ लिया, यथा स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद आदि। परंतु भारत के संविधान निर्माता भारतीय संविधान को सबसे बेहतर बनाना चाहते थे और ब्रिटिश एवं अमेरिकी संविधान की कुछ मूलभूत खामियों को भी समाप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अन्य संविधानों से भी कुछ न कुछ ग्रहण किया, यथा आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से आपातकाल का प्रावधान, सोवियत रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य आदि। 2. राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। स्वतंत्र भारत के संविधान को एक महत्वपूर्ण प्रेरणा राष्ट्रीय आंदोलन से मिली। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं एवं स्वराज्य अथवा स्वशासन जैसे नारे का उपयोग कर संविधानवाद को प्रोत्साहन दिया। फिर गांधी ने सत्याग्रह एवं अहिंसा की विधि अपनाकर संवैधानिकता के पक्ष को मजबूत किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती रही थीं, परंतु मुख्य धारा में अहिंसक आंदोलन ही प्रभावी रहा था। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य भी नेताओं एवं बुद्धिजीवियों के बीच वाद विवाद के माध्यम से आपसी विवाद को सुलझाया जाता था। डॉक्टर शून्य अम्बेडकर इसे संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की संज्ञा देते हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस तथा विभिन्न दलों के द्वारा समय समय पर संवैधानिक मांगे रखी जाती, यथा 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव।
इससे भी संवैधानिकता का भाव मजबूत हुआ। 3. ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर लाए गए संवैधानिक कानून, विशेषकर 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव 1892 के अधिनियम से लेकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक औपनिवेशिक सरकार के द्वारा समय समय पर अनेक संवैधानिक सुधार अधिनियम लाए गए थे। इसके साथ ही स्वयं भारत के राजनीतिक दलों के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के रूप में अपना संविधान प्रस्तुत किया गया था। इन सब का प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा। सबसे गहरा प्रभाव 1935 के भारत सरकार अधिनियम का देखा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि अगर हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम नहीं होता, तो फिर लगभग 3 वर्षों में भारत के संविधान का निर्माण संभव नहीं होता। 4. आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य। हमने पश्चिमी संविधान की नकल पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देने का प्रयास किया, परंतु हम आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के शिकार थे। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लक्ष्य को थोड़ा दरकिनार करना पड़ा। यही वजह है कि मौलिक अधिकार के समानांतर नीति निर्देशक तत्व का महत्व बढ़ता चला गया। 5. भारत के विभाजन का प्रभाव। बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि भारतीय संविधान को आकार देने में विभाजन, हिंदू मुस्लिम दंगे, रक्तपात एवं हिंसा की बड़ी भूमिका रही थी। बताया जाता है कि विभाजन से पहले संविधान सभा ने राज्य को अधिक शक्ति प्रदान करने की बात की थी तथा निर्वाचित गवर्नर का प्रावधान लाया था, परंतु विभाजन ने सबसे अधिक संघीय ढांचे को प्रभावित किया और राज्य की स्थिति कमजोर कर दी। इसके अतिरिक्त आपातकाल का प्रावधान लाया गया और मौलिक अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षण। 1. हमारी संविधान सभा में लगभग 300 योग्य एवं प्रबुद्ध प्रतिनिधि एक साथ बैठे और उन्होंने इस संविधान पर अपनी छाप छोड़ी। शायद ही किसी दूसरी संविधान सभा में इतने योग्य एवं प्रबुद्ध प्रतिनिधि एक साथ बैठे हों। 2. हमारी संविधान सभा विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी, धर्मगुरु, धर्मनिरपेक्ष, कुलीन एवं जनसामान्य सभी शामिल थे। इसलिए इसने अपेक्षाकृत एक वृहद राष्ट्रीय दृष्टिकोण को व्यक्त किया। 3. भारतीय संविधान सभा ने खुली बहस को प्राथमिकता दी और सामान्य जनता की राय के लिए भी दरवाजा खोल दिया। किसी तृतीय विश्व के देशों में इतना तक कि अधिकांश पश्चिमी देशों में भी यह खुला वातावरण नहीं मिल सका था। इंडोनेशिया की सरकार ने एक अन्य संविधान के निर्माण के लिए इस तरह का वातावरण देने का प्रयास किया, परंतु वह विफल हो गया। 4. संविधान सभा में जिस बात पर सहमति नहीं हुई, संविधान सभा ने उसे दबाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसके निर्णय को भावी पीढ़ी पर छोड़ दिया। उदाहरण के लिए नीति निर्देशक तत्व, यूनिफॉर्म सिविल कोड आदि। 5. पश्चिमी संविधान का अंधानुकरण नहीं। भारतीय संविधान पर एक आरोप ये है कि इसमें पश्चिमी मॉडल का अंधानुकरण किया गया है। किसी विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है कि हम वीणा अथवा सितार की धुन सुनना चाहते थे, परंतु मिली अंग्रेजी बैंड की धुन। परंतु अगर हम सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमने पश्चिम का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि पश्चिम से ली गई प्रत्येक अवधारणा, जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल की है। 6. भारतीय संविधान तृतीय प्रजातांत्रिक क्रांति का माध्यम है। सुनील खिलनानी नामक विद्वान ने इसे तृतीय प्रजातांत्रिक क्रांति का नाम दिया।
उन्होंने प्रथम प्रजातांत्रिक क्रांति अमेरिकी क्रांति को कहा है तथा उसे प्रजातंत्र के प्रसार का प्रथम चरण माना है। दूसरी प्रजातांत्रिक क्रांति फ्रांस की क्रांति को कहा है तथा उसे प्रजातंत्र के प्रसार का दूसरा चरण माना है। फिर भारत की प्रजातांत्रिक क्रांति को तीसरी क्रांति इसलिए कहा क्योंकि भारत में प्रजातांत्रिक संविधान के निर्माण के पश्चात प्रजातंत्र का प्रसार एशियाई अफ्रीकी देशों में भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र यादव के अनुसार भारतीय संविधान के निर्माण से प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रजातांत्रीकरण हुआ, अर्थात भारत की सफलता ने तृतीय विश्व के देशों को भी प्रजातंत्र की ओर आकर्षित किया। इससे पहले ये धारणा थी कि प्रजातंत्र शिक्षित एवं संपन्न देशों के लिए अर्थ रखता है, परंतु भारत ने इस धारणा को अस्वीकार कर दिया। भारतीय संविधान की सीमाएं। 1. कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों की संख्या देखते हुए इस पर उसका कुछ ज्यादा ही प्रभाव रहा। वर्तमान में यही कारक मोदी शाह सरकार के असंतोष का कारण है। 2. ये भी एक आश्चर्य का विषय है कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार को सुनिश्चित करने वाली भारत की संविधान सभा स्वयं सीमित मताधिकार पर आधारित विधानमंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित हुई थी। संविधान का क्रियान्वयन तथा चुनौतियां। किसी भी संविधान की उत्कृष्टता का आधार केवल विधियों का संग्रह तैयार करना मात्र नहीं होता, बल्कि विधियों का व्यवहारिक क्रियान्वयन होता है। अतः जब भारत के संविधान को समकालीन राजनीति का सामना करना पड़ा, तब इसकी वास्तविक परीक्षा आरंभ हुई। मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व। संविधान निर्माताओं ने भारत के उपलब्ध साधनों को देखते हुए प्राथमिकता मौलिक अधिकारों को दी थी। वहीं भारत की तात्कालिक जरूरत थी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, लेकिन मौलिक अधिकार के समानांतर नीति निदेशक तत्व का महत्व बढ़ता चला गया। पहले सरकार के द्वारा ही नीति निदेशक तत्व के क्रियान्वयन के नाम पर मौलिक अधिकार के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जाता रहा था। आरंभ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका विरोध किया गया, फिर न्यायपालिका ने अपना रुख परिवर्तित कर लिया। मंत्रिपरिषद बनाम राष्ट्रपति। हमारे संविधान निर्माताओं ने मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के संबंध को बहुत स्पष्ट नहीं किया था। अनुच्छेद -74 में बस इतना था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, परंतु ये स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा अथवा नहीं। आगे भी इस पर अस्पष्टता बनी रही। आगे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी यह प्रावधान जुड़वाने में कामयाब रही कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा। विधानमंडल बनाम न्यायपालिका। ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा। जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई विधि को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, वहीं भारत में संविधान के रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट विद्यमान था। इसलिए आगामी 3 दशकों तक संसद एवं न्यायपालिका के बीच खुली टकराहट हुई। टकराहट का एक मुद्दा था मौलिक अधिकार का मसला। पहले सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं ला सकती। गोलकनाथ मुकदमा 1967। आगे केशवानंद भारती मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन लाने की शक्ति को स्वीकार कर लिया। एक तरफ जहां संसद न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को काटना चाहती थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट संसद की संवैधानिक संशोधन की शक्ति को सीमित करना चाहता था। प्रश्न: क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। उत्तर: ब्रिटिश पक्षधर विद्वान यह निर्धारित करने का प्रयास
करते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के रूप में ब्रिटिश ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया था जो भारत में अधिकांश वर्गों को संतुष्ट कर सके। इसके माध्यम से ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासत दोनों को एक दूसरे से जोड़ने तथा संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों को पुनर्निर्धारित करने का प्रयास किया गया था, परंतु राष्ट्रवादी जवाब ये है कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के दबाव में ब्रिटिश संसद ने भारत की संवैधानिक प्रगति में अवरोध डालने के लिए संघ का प्रावधान लाया था। अब अगर हम दोनों विचारों का परीक्षण करते हैं तो दूसरा विचार अधिक विश्वसनीय लगता है। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित परिसंघीय व्यवस्था की निम्नलिखित सीमाएं बनी रही थीं। 1. केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों में 30-40% सीटें देशी रियासतों को दिया जाना, फिर इन पदों पर नियुक्ति निर्वाचन के माध्यम से नहीं बल्कि मनोनयन के माध्यम से होनी थी। 2. इसका एक महत्वपूर्ण दोष था केंद्रीय सरकार के स्तर पर उत्तरदायी शासन की अनुपस्थिति। इसने संपूर्ण परिसंघीय व्यवस्था को एक अप्रजातांत्रिक पद्धति के अंतर्गत ला दिया। 3. केंद्रीय स्तर पर वायसराय को अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त थीं। वह किसी भी सरकार को अपने हाथों में ले सकता था। फिर प्रांतों में भी गवर्नर को अनेक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त थीं, साथ ही वह निर्वाचित सरकार को भी बर्खास्त कर सकता था। 4. अंत में हम ऐसा कह सकते हैं कि यह परिसंघीय व्यवस्था भी महज कागज पर ही रह गई, क्योंकि इसके लिए कम से कम 50% देशी राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य थी, जो नहीं मिली। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक छद्म व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न: स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होता, यदि उनके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। चर्चा कीजिए। प्रश्न का अर्थ अन्वेषण है। ये प्रश्न स्तरीय है। अगर हम 1935 के संविधान तथा भारत शासन अधिनियम के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं तो इसके 2 पहलू सामने आते हैं। प्रथम, 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान ने बहुत कुछ ग्रहण किया है, परंतु दूसरे, 1935 के भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य एक का साम्राज्यवादी उद्देश्य था तो दूसरे का उद्देश्य था राष्ट्र निर्माण, हमारे संविधान के उद्देश्य से पृथक था। इसलिए हमारे संविधान के अनेक उपबंधों की 1935 के भारत शासन अधिनियम से पृथकता बनी रही तथा जो उपबंध भारत शासन से लिए भी गए हैं उनमें भारत की राष्ट्रवादी जरूरत के अनुकूल बहुत हद तक परिमार्जन एवं परिशोधन लाया गया है। किंतु जैसा कि इस प्रश्न की मांग है, प्रश्न के साथ सहमति जताना ही अपेक्षाकृत आसान होगा, क्योंकि अन्य देशों के संवैधानिक अनुभव को देखते हुए भारत शासन अधिनियम 1935 के महत्व को नकारना कठिन है। इस प्रश्न की प्रेरणा शेखर बंदोपाध्याय की बहुचर्चित पुस्तक प्लासी से विभाजन तक से मिली है। बंदोपाध्याय ने 2015 में अपनी पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण में आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन नाम से एक नया अध्याय जोड़ा है। मॉडल उत्तरः भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की दिशा में एक बड़ा प्रयोग था। ये तृतीय विश्व का प्रथम एवं सफल संविधान है। यह सही है कि भारतीय संविधान सभा में विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह कार्यरत था तथा भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व भर के संविधानों से प्रेरणा लेकर एक चुस्त एवं सटीक संविधान निर्मित करने का प्रयास किया। फिर ये भी सही है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के संविधान से सभी प्रावधान ज्यों के त्यों नहीं लिए, क्योंकि 1935 का
संविधान ब्रिटेन की साम्राज्यवादी जरूरत के अनुकूल निर्मित हुआ था। स्वाभाविक रूप में भारत की राष्ट्रवादी जरूरत के अनुकूल हमारे संविधान निर्माताओं ने उन प्रावधानों में फेरबदल किया। फिर भी 1935 के भारत शासन अधिनियम ने स्वतंत्र भारत के संविधान के आरंभिक खाके के रूप में कार्य किया तथा हमारे संविधान निर्माताओं के काम को अपेक्षाकृत आसान बना दिया। कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में लगभग 250 वाक्यांश क्लॉजेस सीधे तौर पर भारत शासन अधिनियम से लिए गए। उसी प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता का प्रथम प्रयोग 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही हुआ था। इसने संघीय व्यवस्था की भी रूपरेखा प्रस्तुत की, यद्यपि इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। उसी प्रकार वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 356 प्रांत में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान 1935 के अधिनियम की 93वीं धारा से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की आधारभूत संरचना भी कहीं न कहीं 1935 के अधिनियम में उल्लिखित संघीय न्यायालय से प्रभावित रही है। साथ ही संविधान सभा में अनेक ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन्हें 1935 के संविधान के अंतर्गत कार्य करने का अनुभव था। अतः इस अनुभव का लाभ भी वर्तमान संविधान को मिला होगा। अंत में अगर हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के संवैधानिक अनुभव को साझा करते हैं तो बात और भी स्पष्ट हो जाती है। नेपाल 7 वर्षों के अथक प्रयास के बावजूद भी एक बहुमान्य संविधान निर्मित नहीं कर सका, जबकि श्रीलंका चौथी बार संविधान निर्माण की दिशा में प्रयोग कर रहा है। संभवतः अगर उन देशों के समक्ष भी कोई पूर्व संविधान का खाका होता तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार 1935 के भारत शासन अधिनियम ने स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। भारत के विशाल भौगोलिक आकार एवं सांस्कृतिक विविधता के बावजूद एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण जो विविधता में एकता का उदाहरण बना। राष्ट्र निर्माण का आरंभिक मॉडल पश्चिमी यूरोप में तैयार हुआ था, परंतु पश्चिमी यूरोप के देशों का आकार अपेक्षाकृत छोटा था और सांस्कृतिक विविधताएं भी कम थीं। वहीं भारत का विशालकाय भौगोलिक आकार था और सांस्कृतिक विविधताएं ज्यादा थीं। इसलिए जॉन स्ट्रेची से लेकर जॉन रुडयार्ड किपलिंग तक विभिन्न ब्रिटिश विद्वानों ने भारत के राष्ट्र बनने की क्षमता के विषय में अविश्वास प्रकट किया था। इसलिए भारत ने राष्ट्र निर्माण का अपना एक वैकल्पिक मॉडल विकसित किया। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का मुद्दा। राजभाषा से तात्पर्य है सरकार की भाषा, जिसे कामकाज की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा राष्ट्रभाषा का अर्थ है जिसे राष्ट्र की बड़ी जनसंख्या प्रयोग करती है। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया था, परंतु गैर हिंदी प्रदेश के लोगों के विरोध को देखते हुए संविधान सभा ने समझौतावादी रुख अपनाते हुए सर्वप्रथम 1985 में हिंदी के साथ 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को सह राजभाषा और फिर आगे 1963 में अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में स्थापित कर दिया। उसी प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, जो वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई हैं। इस प्रकार व्यवहार में भारत 22 भाषाओं का राष्ट्र बना। भाषा आधार पर प्रांतों का गठन है। विभाजन से उत्पन्न भय के कारण कांग्रेस की सरकार ने अपने पुराने वायदे से पीछे हटते हुए भाषा आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसी क्रम में धर समिति और जेवीपी समिति दोनों का गठन हुआ था तथा दोनों ने इसे अस्वीकृति प्रदान की थी।
परंतु आंध्र प्रदेश में जन आंदोलन की स्थिति को देखते हुए 1953 में सरकार ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित पहला प्रांत बनाया तथा 1956 में प्रांतीय पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 14 प्रांत तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आगे 1960 में बम्बई को भी भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया। ये प्रक्रिया 1966 में पूरी हुई, जब पंजाबी भाषी पंजाब और हिंदी भाषी हरियाणा को एक दूसरे से पृथक किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लक्ष्य को टालना। भारत के विविधतामूलक स्वरूप को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित करने का दायित्व भावी पीढ़ी के ऊपर डाल दिया गया। कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित एवं पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। राष्ट्र निर्माण। कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित वर्ग। पिछड़ी जाति। हमारी संविधान सभा के समक्ष एक बड़ा दायित्व था सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इस क्रम में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियां एवं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जानी थी। फिर अंत में अल्पसंख्यक समूह की सुरक्षा की भी बात की गई। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए मौलिक अधिकार में प्रावधान लाया गया। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण की व्यवस्था है। वहीं अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई है। एक राष्ट्र के रूप में ये भारत की महान उपलब्धि रही। महिलाओं को सुरक्षा। स्वतंत्रता के पश्चात महिला उत्थान कार्यक्रम स्वतंत्र भारत सरकार की एक प्राथमिकता थी। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू था विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित नियमों में स्पष्टता। महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए 1951 में हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव लाया गया, परंतु समाज के अनेक हिंदू सांप्रदायिक संगठनों द्वारा भारी विरोध के कारण नेहरू ने इस बिल को तात्कालिक रूप से लागू करने पर रोक लगा दी तथा बाद में सरकार ने 4 अलग अलग कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू नाबालिग एवं अभिभावक अधिनियम और गोद लेने तथा खर्चा देने संबंध अधिनियम पारित किया। दलित वर्ग, अनुसूचित जाति। दलित वर्ग को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर संविधान में विशेष आरक्षण दिया गया। उनके विकास के लिए केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों को आरक्षित किया गया। फिर सरकारी सेवा में भी उनके लिए सीटें आरक्षित की गईं। आरंभ में ये आरक्षण 10 वर्षों के लिए किए गए थे, किंतु आगे इन्हें अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती थी जनजातियों के विकास के लिए काम करना। अतः संविधान के अनुच्छेद -46 में जनजातीय लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई गई तथा उनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। फिर जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी गई तथा जनजातीय जनसंख्या की बहुलता वाले राज्य में राज्यपाल को भी विशेष अधिकार दिया गया। पिछड़ी जाति। मौलिक संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए कोई प्रावधान नहीं लाया गया था, बल्कि जाति पहचान को अस्वीकार करने का प्रयास किया गया था। फिर अन्य पिछड़ी जातियों के मुद्दे पर विचार करने के लिए 1953 में गठित काका कालेलकर समिति द्वारा इन जातियों को सरकारी सेवा में आरक्षण की अनुशंसा की गई।
परंतु इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। फिर अंत में 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया गया। प्रश्न: स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विशाल भौगोलिक आकार एवं सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए यूरोपीय मॉडल से पृथक राष्ट्र निर्माण का मॉडल कैसे अपनाया? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न विश्लेषण है। ये प्रश्न अपने स्वरूप में हाइपोथेटिकल है। कीवर्ड्स हैं स्वतंत्रता, पश्चात, विशाल भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधता, यूरोपीय मॉडल, पृथक राष्ट्र निर्माण। स्पष्ट कीजिए। उत्तर: राष्ट्र निर्माण का आरंभिक मॉडल पश्चिमी यूरोप में तैयार हुआ था, परंतु पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र का भौगोलिक आकार छोटा था और उसमें सांस्कृतिक विविधता बहुत कम थी। परंतु भारत एक महाद्वीपीय आकार वाला देश था। सबसे बढ़कर यहाँ सांस्कृतिक विविधता थी, इसलिए इसके राष्ट्र बनने की संभावना पर हमेशा प्रश्न लगाया जाता था। परंतु भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण का एक पृथक मॉडल विकसित किया, जो पश्चिमी मॉडल से अलग था। इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए: विषम संघवाद को अपनाना। भारत में क्षेत्रीय दबाव को देखते हुए अमेरिकी संघीय मॉडल से पृथक हटकर कनाडाई विषमांगी संघ के मॉडल को अपनाया गया, अर्थात अमेरिकी मॉडल में सभी राज्यों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, किंतु भारत में कुछ राज्यों की विशिष्ट स्थिति को भी स्वीकार किया गया। इसके उदाहरण अनुच्छेद 370, जो अब रद्द हो चुका है, तथा अनुच्छेद 371 हैं। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के मुद्दे पर व्यवहारिक दृष्टिकोण। जहां पश्चिमी यूरोप के देशों ने एक भाषा एक राष्ट्र का नारा दिया तथा फ्रेंच भाषा के आधार पर फ्रांस तथा जर्मन भाषा के आधार पर जर्मन राष्ट्र का निर्माण हुआ, वहीं भारत ने हिंदी को राजभाषा बनाते हुए अंग्रेजी को भी सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति दे दी। इसके अतिरिक्त संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को जगह दी गई थी। इस प्रकार व्यवहारिक रूप में भारत 14 भाषाओं का राज्य बना। वर्तमान में ये 22 हो गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को टालना। हमारे संविधान निर्माताओं में अनेक का झुकाव यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहा, परंतु सांप्रदायिक विविधता को देखते हुए उसे भावी पीढ़ी के लिए टाल दिया गया। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। विभाजन से भयभीत होकर भारत सरकार ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को ठुकरा दिया था, परंतु राज्यों के दबाव को देखते हुए पहली बार 1953 में आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन किया गया तथा 1956 में 14 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देते हुए मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 30 के बीच उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। धर्मनिरपेक्षता। भारत की सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए राष्ट्र निर्माण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में धर्मनिरपेक्षता के विचार को अपनाया गया। फिर आगे 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द को विशेष रूप में जोड़ा गया। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य भारत ने अहिंसा व सत्याग्रह के रूप में राष्ट्रीय पद्धति विकसित की, परंतु सच्चाई ये है कि भारत ने दुनिया को केवल राष्ट्रीय प्रतिरोध की नई तकनीक ही नहीं दी, बल्कि राष्ट्र निर्माण का नया मॉडल भी दिया, क्योंकि अधिकांश नव स्वतंत्र उपनिवेश अपने स्वरूप में बहुभाषा भाषी, बहुनस्लीय तथा बहुसांप्रदायिक थे। उनके लिए राष्ट्र निर्माण का पश्चिमी मॉडल उतना उपयोगी नहीं था जितना कि भारतीय मॉडल। प्रश्न: क्या भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन ने भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया?
UPSC 2016। उत्तर वस्तुतः एक भाषा भाषी क्षेत्र होने के बावजूद तेलंगाना का तटीय आंध्र प्रदेश से पृथक होने की घटना ने भाषाई प्रांतों की उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर दिया तथा स्वाभाविक रूप में यह वैचारिक मंथन आरंभ हो गया कि क्या भाषाई प्रांतों का गठन एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। परंतु तथ्यों पर समग्रता से विचार किए जाने की जरूरत है। वस्तुतः स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में गठित हो रहा था जिसका महाद्वीपीय आकार था तथा जहां व्यापक सांस्कृतिक विविधता थी। फिर विभाजन ने संघीय व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया था तथा राज्यों के समानांतर केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्रांतों के बीच अपनी भाषाई सांस्कृतिक पहचान को लेकर आशंका उत्पन्न हुई। अब तक वह विभिन्न समूह के लोग ब्रिटिश प्रेसिडेंसी शासन के अंतर्गत दबे पड़े थे, अतः उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ भाषाई सांस्कृतिक पहचान की स्वीकृति भी थी। ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार उस मांग को ठुकरा देती तो फिर इस कारण पारस्परिक अविश्वास को बल मिलता तथा यह आपसी तनाव का रूप ले सकता था। ऐसे उदाहरण हम पाकिस्तान एवं श्रीलंका के संदर्भ में पाते हैं, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ये संदेश दिया कि आप जितनी शीघ्रता से बंगाली को भूलकर उर्दू को अपना लें उतना अच्छा है, परंतु इसका परिणाम हुआ 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण। 1956 में जब भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को स्वीकृति मिली थी, उस समय श्रीलंका तमिल लोगों पर बलपूर्वक सिंहली भाषा थोपने का प्रयास कर रहा था। अंततः श्रीलंका गृहयुद्ध का शिकार हो गया। वहीं भारत सरकार ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कर व्यवहारिक बुद्धि का परिचय दिया। इसके परिणामस्वरूप केंद्र एवं राज्य के बीच पारस्परिक विश्वास को बल मिला। जैसा कि आशंका थी कि इससे मिट्टी के लाल, सन ऑफ द सॉइल जैसी भावना को बल मिलेगा, वह निर्मूल सिद्ध हो गई। इसके परिणामस्वरूप बहुरंगी क्षेत्रीय संस्कृतियां राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल गईं।